ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 80 और इस 80 नंबर टास्क से लेके 100 नंबर टास्क तक ये जो 21 टास्क हैं ये टोटल कोडिंग का फेस होगा। हम इसमें फास्ट पेस चलेंगे जैसे इससे पहले वाले टास्क में जो जनरल था मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक सवाल का मैं पहले जवाब दे लूँ। वेलकम टू वर्डप्रेस, आपको नजर आ रहा है वर्डप्रेस अपनी जगह पे कायम है 5.3.2 और इसके साथ ही वो जो क्वेश्चन है आपका, चूंकि आपने पेज पे भी पूछा था फ्रीलांस पाकिस्तान, मुझसे पर्सनली भी नौजवान सवाल करते हैं कि सर क्या आज के दौर में 2020 में या 2019 में ये सवाल किया जाता था, हमें ज़रूरत है कि हम थीम फ्रॉम स्क्रैच बनाएं। तो इसके दो जवाब हैं। नंबर 1, अगर आप फ्रीलांसिंग साइट्स को ज़हन में रखें, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है या इसके अलावा दीगर जो फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं पीपल पर आवर, तो वहां पे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं वर्डप्रेस के वो चंक्स में होते हैं। वो चंक्स में इसलिए होते हैं कि क्लाइंट को एक सहूलत मिल गई रिपोजिटरीज की शक्ल में, या तो वो फ्री थीम डाउनलोड कर लेगा वर्डप्रेस की रिपोजिटरी से, या वो थीम फॉरेस्ट की रिपोजिटरी से डाउनलोड कर लेगा, या और दीगर बहुत सारी रिपोजिटरीज हैं जहां से वो थीम 45 से लेकर 65 या $70 में ले सकता है। अब उसकी कोशिश होती है कि इस थीम को कोई डेवलपर जो है वो मुझे अपलोड कर दे, इसको कस्टमाइज कर दे, इसमें थोड़ा बहुत फंक्शंस चेंज कर दे। तो नेचुरली जो जॉब्स होती हैं वो इसी चंक्स के ऊपर होती हैं। कभी वो दौर था कि PHP से शुरू होता था और फिर उसको हम HTML में करते थे, सारी उसकी जनाब स्लाइसिंग वगैरह करनी, फिर उसका CSS लिखना। फिर वक्त के साथ साथ ये जॉब्स मार्केट से कम होती चली गई। अब भी है लेकिन 2 to 5% आप इसको कह सकते हैं। यानी अब क्लाइंट को चूंकि बना बनाया एक थीम मिल रहा है, तो इसलिए उन नौजवानों को जो ये सवाल करते हैं कि थीम फ्रॉम स्क्रैच की हमें ज़रूरत है या नहीं है, तो एज फार एज फ्रीलांसिंग साइट्स आर कंसर्न्ड वी डोंट नीड इट। लेकिन जो मैंने आपको पहले हिस्से में बताया कि क्लाइंट जिन रिपोजिटरी से थीम ले रहे हैं, वो वर्डप्रेस की हो, थीम फॉरेस्ट की हो या XYZ कोई भी हो, तो वहां पे मेरी जान थीम आपने या मैंने ही लगाने हैं, या हमारे जो सीनियर प्रोग्रामर और डेवलपर हैं वो थीम बना बना के वहां पे डिब्बू के अंदर लगा रहे हैं। तो इट्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस। तो इसलिए हमने चूंकि मिशन ये स्टार्ट किया था कि वर्डप्रेस कस्टम डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच और ये कोडिंग का फेस है, लिहाजा हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से ही शुरू कर रहे हैं। अब जब ये लफ्ज़ मैं बोलता हूँ स्क्रैच, तो उसके हमारे सामने बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। आज आपने उनको स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करना है। मैं सारे स्टेप्स जो ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड हैं उनमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो एक अलग प्लेलिस्ट का तकाजा करते हैं। यानी मैं आपको पूरा टेम्पलेट जो है वो पहले फोटोशॉप पे बना के दिखाऊं या एडोबी XD में, थोड़ा बहुत मैं आपको जो बेसिक सेटअप है वो ज़रूर दिखाऊंगा। लेकिन आपने जहन में ये रखना है कि जब हम स्क्रैच से बनाते हैं तो आपका आइडिया भी अपना होता है, आपकी कलर स्कीम, आपका टाइपोग्राफी, आपकी एनिमेशंस, वो सारा कुछ अपना होगा। साथ साथ ये एक फाइल जो लिंक्स की फाइल है ये बिल्कुल अपडेटेड 2020 में मेरे पास जो ओपन सोर्स और GPL के लिंक्स हैं, CSS के हवाले से, HTML के हवाले से, वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स या थीम के हवाले से, या जो हम जावास्क्रिप्ट और jQuery की लाइब्रेरीज यूज करते हैं स्लाइडर्स के लिए, एनिमेशंस के लिए, बटन्स के लिए, मेन्यू वगैरह के लिए, या दीगर जो स्क्रोल इफेक्ट होते हैं, लेजी लोड वगैरह। तो ये तकरीबन अगर आप इसको देखें तो ये अपडेटेड लिस्ट है मेरे पास 2020 में। ऑलमोस्ट 268 लिंक्स हैं। इनको मैं थोड़ा सेट कर लूँ, इनके साथ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी लिख दूँ, कुछ इसको थोड़ा मैनेज कर लूँ, और जैसे मैं पहले भी आपको ईमेल करता रहा हूँ ये सारी चीज़ मैं आपको ईमेल कर दूंगा ताकि ये आपके पास मौजूद रहे। आप ये समझ लें कि इसको मैंने 2020 के हिसाब से अपडेट कर दिया है। जो पुराने लिंक्स थे और काम नहीं कर रहे थे या कुछ वर्जन चेंज हो गए थे, वो भी मैंने कोशिश की है कि मैं इसके अंदर उनको भी ऐड कर दूँ। हैविंग सेड दैट, अब हमने जब थीम की तरफ आना है, जो आज हमारा मिशन भी है और हमने इसको फास्ट पेस लेके चलना है, सबसे पहले इन 21 टास्क के दौरान आपको ये जो लिंक है developer.wordpress.org, मैंने पहले भी रेफर किया था। जब भी आपने वर्डप्रेस के थीम पे काम करना है या प्लगइन पे, इस लिंक को तो आप अपने पास, बल्कि कोशिश करें अगर डेली नौजवानों के पास टाइम है, डेली इसको एक दफा जरूर देखा करें। उसकी वजह क्या है? ये है डेवलपर रिसोर्सेस एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी। अभी हम नहीं हैं, हम थोड़ा बहुत, अभी हमने सिर्फ सर्फेस को टच किया है, लेकिन द फ्रीडम टू बिल्ड उस वक्त आएगी जब आपके पास ये रिसोर्सेस एक्सेस में होंगे। इनको डेली आपने नोट करना है। कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? कोड रेफरेंस है, कोडिंग स्टैंडर्ड्स,
वर्डप्रेस में कोडिंग स्टैंडर्ड्स के हैं, ये डेवलपर को मुखातब किया जा रहा है। ये उन नौजवानों के लिए नहीं है जो फ्रीलांसिंग के ऊपर छोटे मोटे चंक्स में काम करते हैं, मेन्यू बना दिया, लोगो लगा दिया, कोई फंक्शन ऐड कर दिया, उसके लिए भी कोडिंग स्टैंडर्ड्स का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब आपने पूरा एक डेवलपर बनना है जो वर्डप्रेस की बैकबोन है, या आप रिपोजिटरीज में एज अ बिजनेस जाएंगे, तो आपके लिए इस तरह के लिंक्स और इस तरह के फॉरम्स पे जाना बड़ा जरूरी है। उस फाइल के अंदर कुछ ऐसे लिंक्स भी होंगे कि आपको किन किन वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट बना लेना चाहिए। फिर ब्लॉक एडिटर जो नया है गुटेनबर्ग, उस हवाले से ये पूरी गाइड्स हैं, इसके अंदर शॉर्टकट तरीका दिया गया है, आपको इसके अंदर प्रोसीजर बताए गए हैं। कस्टम जो कॉमन एपीआईज हैं उस हवाले से, अब चूंकि हम थीम की स्टेज पे हैं, लिहाजा हम थीम को यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने पास ओपन कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किस किस स्टेज से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। प्लगइन्स की जब स्टेज आएगी तो हम प्लगइन्स को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रेस्ट एपीआई का आपको पता ही है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम करती है। एक प्रोग्रामिंग है, आपने वर्डप्रेस को जब किसी एंड्रॉयड की ऐप के साथ लूप में लाना है, हुक करना, आप चाहते हैं कि डायनामिक अंदाज में डाटा जो है वो आपकी ऐप में भी नजर आना शुरू हो जाए, तो फिर आपको रेस्ट एपीआई की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद ये कमांड लाइन है, जब आपने इसको कमांड लाइन के साथ यूज करना होता है, जिसमें npm आ गया और बहुत सारी दीगर चीजें हैं, तो ये प्रो लेवल की जो चीजें हैं डेवलपर उसमें आती हैं। अब हम आ जाते हैं थीम की तरफ, तो इस रिसोर्सेज को आप जरूर चेक करें। अब ये पूरा एक उन्होंने थीम हैंडबुक बना दी है। लेट मी स्क्रॉल इट ताकि आप इसको थोड़ा बड़ा करके देख सकें। अब यहाँ पे हमने गेटिंग स्टार्टेड बिल्कुल हमने कर लिया था टास्क 1 से। हमने क्या किया, जैप हमने बनाया, हमने लोकल एनवायरनमेंट की पूरी सेटिंग की, उसको समझा, फिर हमने वर्डप्रेस की बेसिक चीज़ों को समझा। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद थीम का जो बेसिक्स था, टेम्पलेट फाइल क्या होती हैं, पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं, टेम्पलेट हायरार्की क्या होती है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ी रिवीजन भी हो जाए। टैग्स क्या होते हैं, लूप, थीम, फंक्शंस, तो ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें थी ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशनल टैग, CSS को कैसे ऐड करना है, जावास्क्रिप्ट को कैसे ऐड करना है, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो मुख्तलिफ टास्क के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम उस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा ये जो 21 टास्क है ये थोड़ा सा एडवांस लेवल, पहले से एडवांस लेवल हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ कोडिंग कर रहा हूँ और इतना टाइम नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि या तो मैं कोडिंग को स्पीड के साथ कराऊं, या मैं आपको पहले से कोड लिख के तो बता दूं कि ये मैंने लिखा है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट की पहले समझ आए। जब कॉन्सेप्ट आपका कोडिंग का क्लियर हो गया, जिस भी पार्ट में हम होंगे, तो फिर हम इससे आगे जो है वो आसानी के साथ बढ़ते चले जाएंगे। फिर टेम्पलेट फाइल सेक्शंस जो है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर भी ली हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। पेज टेम्पलेट आपने बनाने हैं, 404 का करना है, तो हमने इसको सरसरी सा टच जरूर किया था। फिर थीम फंक्शनैलिटी के अंदर साइड बार्स, विजेट्स, पेजिनेशन, मीडिया, कुछ हिस्सा हमने इसका डिस्कस किया था। कुछ अभी ये जो 21 टास्क का फेज है इसमें आप कवर कर लेंगे। फिर थीम ऑप्शन जो कस्टमाइजर एपी है, सरफेस टच की थी हमने, लेकिन अब हम कस्टमाइजर के अंदर अपने जो फंक्शंस हैं वो जरूर बनाएंगे और इस एपीआई को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब ये सारे आपके प्रोसेस हो जाएंगे तो साथ साथ आपने देखना है कि आपका थीम सिक्योरिटी के हवाले से आपने कोडिंग स्टैंडर्ड को मीट करना है, ताकि आपके थीम के अंदर कोई लूप होल ना रहे, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टैग मिस ना कर दें सैनिटाइजेशन के हवाले से, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से फिर ये जो बैक डोर्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेसी है, यानी आप ये देख लें कि जितनी टर्म्स हैं ये वो छोटी छोटी जॉब्स हैं जो अपवर्क या फाइवर पे आपको नजर आती हैं। इसके लिए फ्रॉम स्क्रैच आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यानी आप स्किप कर सकते हैं ये वाला हिस्सा अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं चाहिए। लेकिन हम जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन था वो हमने चूंकि स्क्रैच से शुरू किया है, लिहाजा मुझे वो सारे स्टेप्स जो हैं वो आप इसमें बयान करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि वो जो हमने क्लेम किया था, वो जो हमारा आज़म था, उसके ऐन मुताबिक हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद फिर आप देखें कि एडवांस थीम टॉपिक्स, प्राइवेसी के फौरन बाद एडवांस थीम टॉपिक्स में चाइल्ड थीम हमने ऑलरेडी बना दिया, यानी हमने कुछ चीज़ें जो है वो एडवांस की भी टच कर ली हैं। यूआई बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अभी हम इस फेज में देखेंगे। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेस्ट करना है आपने थीम को कि आपका थीम मार्केट में जाने की पोजीशन में है नहीं है। वैलिडेट करना है आपने अपने थीम को, आपका HTML का स्ट्रक्चर, CSS वगैरह वगैरह स्टैंडर्ड के साथ मीट करता है या नहीं करता। फिर प्लगइन API हुक्स जो उनको टेस्ट किया जाएगा। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, मैं इसलिए शुरू में प्लगइन API की तरफ नहीं आया, क्योंकि
बहुत सारी चीजें इससे पहले जरूरी है समझना। फिर उसके बाद रिलीजिंग योर थीम। इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस वन बाय वन, नाउ यू आर रेडी टू रिलीज योर थीम। ये वो स्टेज है जो इंशाल्लाह टास्क 100 के दरमियान ही ये हमारी स्टेज आ जाएगी और आप महसूस करेंगे कि हम इंशाल्लाह ताला इस पोजीशन में आगे जिस कदर भी हम आ सके यहाँ पे रिलीज करने की पोजीशन में हम जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं। एक ही साथ अगर आपने तमाम टेम्पलेट टैग्स देखने हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बार बार बताता हूं ताकि आपकी एक आदत जो है वो डेवलप हो जाए। तो अब यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ टेम्पलेट टैग्स है, तो आप इसके अंदर ये जो इनकी फाइल्स हैं ये वो है जब हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करते हैं तो इंक्लूड्स के अंदर जनरल टेम्पलेट के नाम से जो फाइल है उसमें ये सारे जनरल टैग्स मौजूद होंगे। हमने हेडर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, फुटर, फिर ये लिंक्स हैं। फर्दर आप किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें यूज हैं, स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है, पैरामीटर्स इस फंक्शन के अंदर कौन से यूज करने हैं, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद जो नीचे इस्तेमाल करने का तरीकाकार है सीनियर डेवलपर्स ने वो भी बता दिया है। तो साथ साथ कोडेक्स जो है इसको, चूंकि ये याद रखिए हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं, सो ये कोडेक्स हमारे लिए उन्होंने बनाया बड़ी मेहनत के साथ, और इस पे कम्युनिटी के बड़े रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स हैं जो अपना टाइम निकाल के इसको अपडेट करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए, हम जो बिगनर्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को आदत बना लें अगर आप पूरा थीम जो है वो बनाना चाहते हैं। और अगर आपने फ़र्ज़ कर लें सिर्फ टाइटल के हवाले से बात करनी है, ब्लॉग इन्फो, तो कम से कम इसका भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑथर टैग्स हैं, बुक मार्क टैग्स हैं, कैटेगरी टैग्स हैं। यानी अगर आप किसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ज़हन में आना चाहिए कि नाउ आई शुड गो टू कैटेगरी टैग्स। अच्छा, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये भी यूज़ कर सकता हूँ। ये फंक्शन मैं कहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ इनको कॉल करते हैं अपने थीम के अंदर। और वर्डप्रेस की मेहरबानी है कि वो हमारी मर्जी की चीज़ें हमें देना शुरू कर देता है। तमाम कैटेगरीज जो हैं वो यहाँ पे सिंगल कैट टाइटल वो हमें डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। अगर हम इसको लूप में ले जाएं या क्वेरी में ले जाएं तो हमारी लूप और क्वेरी के मुताबिक रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल प्रेपरेशन जो है वो टास्क 80 में, ये आप अपना ज़हन बना लें थोड़ा सा, ताकि आपको पता हो कि आइंदा जो है वो हमने किस तरीके से जाना है। क्योंकि मैं इतनी डिटेल में आपको इसके बाद शायद ना बता सकूं, टाइम नहीं है। अच्छा, उसके बाद जैम्प आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। जैम्प को हम नॉर्मली तो यूज़ करते हैं PHP की वेबसाइट्स के लिए, जिसमें PHP MySQL वगैरह भी होता है जैसे वर्डप्रेस है, लेकिन आप MySQL को किसी और अंदाज में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से आप यहाँ पे आते हैं HT डॉक्स के अंदर। ये कल हम एक बात कर रहे थे एसेट्स पे, जो इससे पहले वाला टास्क है, टास्क 79। ये सारे फोल्डर्स मेरे पास मौजूद हैं और ये HTML का हमारा फोल्डर है। इसको आप इसी फोल्डर को अपने जैम्प के अंदर, ये जो जैम्प और HT डॉक्स है, यहाँ पे भी अगर आप कोई राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाएंगे जिसमें आपने सिर्फ अभी HTML का काम करना है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फर्ज कर लें हम इसका नाम रखते हैं स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। हमारी मर्जी है, हम अपनी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। साइबर वर्ल्ड है, डिजिटल यूनिवर्सिटी तो हम बना सकते हैं ना। चले आम जिंदगी में हमारे पास ज़मीन नहीं, रिसोर्सेज नहीं, लेकिन यहाँ तो हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं एंड विल डू दैट। आपका ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर ये जो स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी है, ये सिर्फ आपको तेजी से स्टाइल बता रहा हूं। दिस इज योर फर्स्ट फाउंडेशन कि आपने अब थीम का माहौल बना लिया, थीम का एक नाम रख लिया स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी। आप इसका नाम अपनी मर्जी से रख लें। आपने फर्ज कर लें कोई टीम के लिए बनाना है, ई-कॉमर्स के लिए बनाना है, कुछ भी करना है तो आप इसी तरह नाम रखेंगे। लेकिन शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप आप मेरे साथ चलें ताकि आपका भी और मेरा भी एक खास फ्रीक्वेंसी का लेवल रहे। राइट क्लिक करके यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं। जो भी आपके पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है या कोड एडिटर है, वहां पे एक फाइल आपने बनानी होती है इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो इंतहाई बुनियादी ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है कि आप यहाँ पे index.html की एक फाइल जो है वो बना लेते हैं। हमने इसको चेंज कर लिया, ऑटोमेटिकली उसने ब्राउज़र ने उठा लिया कि अच्छा ये HTML की फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करूँगा ब्लैंक होगी क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि आप फोल्डर क्रिएट कर लें। सबसे पहले मुख्तलिफ तरीके हैं, या आप एसेट्स का फोल्डर बना के इसके अंदर सारे फोल्डर रख लें, या आप डायरेक्ट रूट के अंदर रख लें। तो हम एसेट्स जो है ना उसको ही यूज़ करेंगे। एसेट का फोल्डर बन गया, उसके बाद आपने यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर चले गए, राइट क्लिक किया और यहाँ से हम इसको पहले कर लेते हैं इमेजेस।
आप इमेजेस लिख लें, कुछ लोग इसको IMG करते हैं, आप IMG भी कर सकते हैं, ये इट्स टोटली अप टू यू। आप इसकी जगह पे ग्राफिक का नाम रखना चाहते हैं रख लें, आप यहां पे लिखना चाहते हैं AG इमेजेस, यू कैन डू इट। उसके बाद आपने नेक्स्ट एक और फोल्डर क्रिएट करना है, उसका नाम आप रख लें CSS, क्योंकि CSS की हमें जरूरत पड़ेगी। अब जरा सोचते हैं साथ साथ कि हम अभी थीम बनाने लगे हैं, तो थीम बनाने से पहले हमारे पास ये चीजें, ये मकान का मटेरियल हमें चाहिए, जो मैंने टास्क 79 में एग्जांपल दी थी। आपको फॉन्ट्स की जरूरत पड़ती है, आप फॉन्ट्स भी लिख लें। कलर्स यहां पे अगर आप मेंशन करना चाहें कर सकते हैं अलग से भी CSS, लेकिन वर्डप्रेस में चूंकि हम CSS के अंदर ही कलर दे लेते हैं, वो चाहे आपका SCS की फाइल हो, सास यानी जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, या आप डायरेक्ट CSS के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको क्या जरूरी हो सकता है, यहाँ पे CSS हो गया, फॉन्ट्स हो गया, इमेजेस हो गया। चौथा फोल्डर जो बहुत जरूरी है दैट इज JS। आप पूरा जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं लिख लें, आप इसका कोई और नाम रखना चाहते हैं रख लें। ये सिर्फ एक नाम है, यानी इसको हमने URL के जरिए पॉइंट आउट करना है। लेकिन मैंने आपको बताया था सिमेंटिक, एक लफ्ज होता है सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब कि थोड़ा सा उसके अंदर मानी भी मौजूद हो। तो चूंकि वेब की दुनिया JS को पहचानती है, इसलिए आप JS का फोल्डर ही बनाएं। ये यहां पे मेन रूट के अंदर हमारे पास हो गया इंडेक्स एसेट्स। अब आपको जो सबसे बुनियादी चीज है, ये याद रखिएगा, मैंने बहुत सारे फोरम्स और ब्लॉग्स को पढ़ा इस हवाले से, हर बंदा इस बात पे मुत्तफिक है कि इससे पहले कि आप डिजाइन की स्टेज पे जाएं, आपके पास ब्रीफ का होना बड़ा जरूरी है। ब्रीफ से मुराद ये है कि आपके पास डिटेल हो, कंटेंट हो, आपको पता हो आप जा कहां पे रहे हैं, एक नेविगेशन हो, एक मैप हो। उसकी मिसाल ये है कि आपके पास, आपको पता हो कि फर्ज कर लें मेडिकल का आपने एक थीम बनाना है, मेडिकल का आप चाहते हैं कि मैं मेडिकल का थीम बना के अपलोड करूं वर्डप्रेस पे या थीम फॉरेस्ट में। तो एक मेडिकल के थीम के लिए आपको कौन कौन से पेजेस इंतहाई जरूरी हैं, तो पहले हम जनरल पेजेस बना लेते हैं, फिर नीच वाइज जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड पेजेस जो है वो हम लाजमी बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, यही चीज वर्डप्रेस में index.php में चली जाएगी। एक और फाइल हम बना लेते हैं, या आसान तरीका आप इसी को Ctrl+C करें और Ctrl+V कर दें। अभी हम आगे कहीं पे भी नहीं गए, यहां पे राइट क्लिक करके इसको हम रीनेम कर देते हैं। अब दूसरा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट पेज होता है वो कौन सा होता है, कॉन्टैक्ट, यानी contact.html। आप अगेन Ctrl+V कर दें क्योंकि आपने कॉपी किया था, और इसके बाद आप यहां पे लिख लें page.php, या फर्ज कर लें अबाउट, क्योंकि अबाउट का पेज हर वेबसाइट पे तकरीबन मैंने देखा है, हर दूसरी वेबसाइट पे, क्योंकि हर बंदा जो वेबसाइट पे है वो एक बिजनेस है, वो एक पर्सनल है, एक एंटरप्रेन्योर है, तो उसके अबाउट मेरे बारे में कुछ ना कुछ मैं आप बताना चाहता हूं। about.html हो गया। उसके बाद आप दोबारा से Ctrl+V कर लें। अच्छा, यहां पे अब ब्लॉग बहुत जरूरी है क्योंकि वर्डप्रेस की हम बात कर रहे हैं जिसमें आपकी पोस्टें होंगी, तो blog.html हम बना लेते हैं। फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी सर्विसेज जो है वो भी देना चाहता हूं, अगेन Ctrl+V किया क्योंकि हम कॉपी कर चुके हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे services.html। Ctrl+V। अक्सर नौजवान सवाल करते हैं कि सर पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, तो पोर्टफोलियो जनाब मेरी जान सबसे पहले तो ये स्टेज है कि आपने इस तरीके से portfolio.html बना लिया। अलगर्ज आपने जितने पेजेस बनाने हैं वो आप इजीली यहां पे भी बना सकते हैं। ये तो हो गया जो हमारा जो नॉर्मल स्क्रैच से हम शुरू करते हैं। अगला स्टेप क्या है, अब आपके पास पेज बिल्डर है, आपके पास एलिमेंटर है, आपको पेज बिल्डर के आने के बाद टेम्पलेट बनाने की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपको पता है कि आप वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और अपनी मर्जी से कोई भी लुक एंड फील कर लेंगे। ट्रू, लेकिन ये क्लाइंट साइड के लिए है या ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए है। हम जो काम कर रहे हैं वो पूरा एक थीम हम डेवलप कर रहे हैं, लिहाजा हम जब थीम को लगाएंगे किसी रिपोजिटरी में और उसका डेमो डाटा हम अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे या थीम फॉरेस्ट को हम प्रोवाइड करेंगे, तो कोई क्लिक करेगा, उसको प्रीव्यू करेगा हमारे थीम को, तो उसको पता चल जाएगा हाँ जी कॉन्टैक्ट पेज की लुक एंड फील ये है, फलां टेम्पलेट इस तरीके से नजर आता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे लिए एज थीम डेवलपर ये बहुत जरूरी है कि हम ये सारे पेजेस फ्रॉम स्क्रैच बनाएं। अभी हम डिजाइन की तरफ नहीं आए, उसका मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, मैं अभी आपको दिखाता भी हूं कि कितना आसान काम है। अब यहां पे जब आपका हो गया, आपको ब्रीफ मिल गई कि अच्छा जी ये पेजेस मुझे चाहिए, ओके। अब इसके बाद आपने इसके अंदर
क्या देना है? कंटेंट। कंटेंट 3-4 चीजें हो सकती हैं। आपका इमेजेस आपने कौन से यूज करने हैं, वीडियो का कोई लिंक देना है आपने उसमें, जो हम कहीं से भी उठा के लगा सकते हैं। लोरम इप्सम है या क्लाइंट ने आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है, फिर आपने उनकी एसईओ करनी है या नहीं करनी, वो कंटेंट की मैनेजमेंट में आ जाता है। उसमें एनिमेशंस वगैरह वगैरह, फिर आपने रीड मोर कहाँ पे लगाना है, बटन्स हैं या नहीं है, तो ये सारी चीजें जो कंटेंट के अंदर हैं वो आप इसके अंदर फिल इन करते जाएंगे। ये तो हो गया जो इब्तदाई बिल्कुल क्वेश्चन जो आपने आपसे पूछे। चूंकि तमाम सीनियर प्रोग्रामर ये कहते हैं अगर आप कंटेंट को डिसाइड किए बगैर डिजाइन बनाने लगे, यानी आपको पता नहीं कि इस मकान में कौन रहेगा, किस तरीके से रहेगा, कितने बंदे रहेंगे, और आप एक मकान अपनी मर्जी से बना लेते हैं और पता चलता है कि किचन छोटा रह गया, तो फिर किचन को उखाड़ के दूसरी जगह लगाना बड़ा मसला है। तो आपको पहले से पता हो ये मेडिकल का थीम है, ये यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है, ये स्कूल का थीम है, ये गार्डनिंग के हवाले से है, तो आपको पता होगा कि हर फील्ड का एक मखसूस क्राइटेरिया है। कोई बंदा वहां पे बिजनेस करना चाहता है, या कोई बंदा सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है, कोई बंदा सिर्फ इंफॉर्मेशन देना चाहता है, तो गोया आपके थीम की नेचर चेंज होना शुरू हो जाएगी। एक क्लाइंट को सिर्फ शौक है ब्लॉग का, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है वहां पे सर्विसेज या पोर्टफोलियो देने की? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, अगर कल को क्लाइंट कह दे कि मुझे इसके अंदर ये चीजें भी चाहिए, तो आपने चूंकि थीम क्रिएट किया था, आप अपडेट कर सकते हैं इसको, या आप ऑन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जी कि मैं आपको टेम्पलेट बना देता हूं, थीम सपोर्ट नहीं करता। अगर आपको सर्विसेज चाहिए, पोर्टफोलियो चाहिए, तो काइंडली क्लिक ऑन दिस लिंक, मेरा ये दूसरा थीम है, या मेरे किसी दोस्त का दूसरा थीम है, या मेरे किसी अफिलिएट लिंक जहां से आपने लिया हुआ है उसका लिंक नीचे दे दें कि आप यहां से इस लिंक पे क्लिक करके वहां चले जाएं। तो अफिलिएट मार्केटिंग वो चूंकि 9MB के साथ जुड़ी हुई है, तो उस तरीके से भी पैसिव इनकम का आपका एक सोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये कभी कभी मुस्कुराहट आए तो इसको नोट कर लिया करें कि सर मुस्कुराए हैं किसी बात पे। तो ये सेटअप हो गया, प्रेपरेशन होगी। अब हम आ जाते हैं एसेट्स के अंदर। दूसरा फेज, अब आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट को कलर्स कौन से पसंद है, अगर आपको क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, अगर नहीं तो फिर आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। अब आपको मुकाबला करना है मार्केट के साथ। तो मार्केट में मैंने आपको बताया था थीम देखा करें, हर बंदा अपनी बेहतरीन कलर स्कीम के साथ, बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ मंजरेआम पे आ रहा है। इसी वजह से उसका थीम आगे बिकेगा कि उसके अंदर यूनिकनेस कितनी है, न्यूनेस कितनी है, इंडिविजुअलिटी कितनी है, क्रिएटिविटी कितनी है, ईज उसके अंदर, उसका UI UX यूजर इंटरफेस और उसका यूजर एक्सपीरियंस, यानी उसको स्क्रॉल करते हुए, क्लिक करते हुए, मोबाइल पे देखते हुए मजा आता है। तो एवरीबॉडी विल गो टू दैट थीम। एकदम से नहीं होगा, आपको मार्केट भी करना पड़ता है, लेकिन अवाडा भी कभी काफी अरसे तक खामोश पड़ा रहा। फिर जब ये शुरू हुआ सेल होना तो जनाब फिर लाइन लग गई, फिर वर्ड ऑफ माउथ, बंदा बंदे को बताता चला जाता है, डिस्कशन होती चली जाती है, या फलां कोर्स बड़ा जबरदस्त है, फलां थीम बड़ा अच्छा है, फलां प्लगइन यूज कर लो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बनाने वाले रेफरेंस लगाएंगे, यार ये थीम बड़ा अच्छा है, ये रिपॉजिटरी से डाउनलोड कर लें चूंकि इसमें फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब आपका कलर्स, फॉन्ट्स वो किस तरीके से करने हैं, अब हम उस तरफ जाएंगे। एक टिप और देता जाऊं साथ आपको। सबसे पहले आप आ जाए गूगल की तरफ। आप गूगल पे चूंकि बहुत सारी सर्विसेज जो भी आप चाहेंगे आप मिल सकेंगे। एक नया तजुर्बा आपने आज करना है। आपको पता है कि adobe.com पे जो color.adobe.com एक वेबसाइट है जहां से हम कलर जो है उसको देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है। अगर कभी ऐसा हो कि आपको और दीगर वेबसाइट्स भी चाहिए हों, आपके पास अकाउंट नहीं है या कोई और वजह बनती है, तो फिर पता क्या लिखें आप, फिर आप लिखें Adobe कलर। शुरू में आपने कोई एक लफ्ज जो है वो उस तरीके से लिख लेना है, Adobe कलर आपने लिख लिया। लास्ट में आपने एक लफ्ज लिखना है अल्टरनेटिव, जिसको अल्टरनेटिव कहा जाता है। अल्टरनेटिव मुतबादल, यानी Adobe कलर के अल्टरनेटिव जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूं। मेरा मूड नहीं कर रहा है Adobe कलर को, या मेरी चॉइस कोई और बनती है, तो ये लफ्ज अल्टरनेटिव जो है वो आपने जहन में रखना है। इसको हम कंट्रोल C इसलिए कर लेते हैं चूंकि यहां पे गूगल फॉन्ट्स है, आप गूगल फॉन्ट्स शुरू में रखते हैं, फॉन्ट ऑसम है, फॉन्ट ऑसम लिखते, फॉन्ट ऑसम आइकन्स अल्टरनेटिव। कोई सॉफ्टवेयर जो प्रीमियम है जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, इलस्ट्रेटर, आप इलस्ट्रेटर अल्टरनेटिव लिखेंगे तो आपको
फ्री और प्रीमियम दोनों तरह के इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आपने इसको एंटर किया, अब ये आपको क्या बताएगा कि अल्टरनेटिव टू एडोबी कलर सीसी कौन कौन से हैं जी। कलर माइंड, कूलर्स है, कलर हंट है, ग्रेडियंट हंट है। तो वन बाय वन आप इसको यहाँ पे क्लिक करके इन लिंक्स के ऊपर जा सकते हैं। मैंने इस तरीके से ये जो लिंक्स बनाए हैं, कुछ इन लिंक्स के अंदर ये टेक्निक्स भी थी कि मैंने इस तरीके से जो अल्टरनेटिव थे बेस्ट, वो मैं वन बाय वन गया हूं उन लिंक्स के ऊपर, उनको मैंने जाके देखा, जो आपके काम की चीजें थी वो मैंने नोट कर ली। वो मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल सेंड कर दूंगा जल्दी। अच्छा, उसके बाद आपने फर्ज कर लें फॉन्ट्स के ऊपर आप जाना चाहते हैं, कंट्रोल वी किया, यहां पे मैं लिखता हूं गूगल फॉन्ट्स। समटाइम्स आपका मूड करता है कि आप एक नए उसमें चले जाए। आपने एंटर किया, नजर आना शुरू हो जाएगा आपको फॉन्ट स्पेस, द फॉन्ट, बी फॉन्ट, fonts.com। फिर इनमें से कुछ प्रीमियम होंगे, कुछ ओपन सोर्स होंगे GPL का, या कुछ MIT लाइसेंस होगा जो मैं आपको कल बता रहा था। इसी तरीके से यहीं पे रहते हुए गूगल फॉन्ट्स की जगह तीसरी चीजें आपको क्या मिलती हैं, कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, जैसे फ्लेक्स slider.js मैंने लिखा, पूरा नाम मैंने लिख दिया, और मैं कहता हूं कि मुझे इसका अल्टरनेटिव दे दो, एंटर कर देता हूं। पहले ही पेज के ऊपर आपको ये ऊपर नजर आ जाएगा कि reveal.js आप यूज कर सकते हैं, impress.js, swiper.js, slick.js, photoswipe है, owl carousel है, बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता है। तकरीबन हर दूसरे या तीसरे जो प्रीमियम थीम है उसके अंदर मैंने इसको देखा है। ऑल कैरोसेल के अंदर वो कॉमर्स के थीम में जो कैरोसेल बन रहा है, वो जो नीचे पट्टी सी गुजरती है, आप इसमें से पोस्ट गुजारें, स्लाइडर गुजारना चाहते हैं, थंबनेल गुजारना चाहते हैं, अक्सर आपने देखा होगा नीचे क्लाइंट्स के लोगोज नजर आते हैं और वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये जो ऑल कैरोसेल है ये उसमें यूज होता है। फिर अनस्लाइडर और BX स्लाइडर, बक स्लाइडर जो है। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई चीज चाहिए, थीम के अंदर आपने देखा फोल्डर में ये चीज पड़ी है और आप चाहते हैं कि आप इसका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन जो है वो यूज करें, तो आप इसको यूज कर लें। दूसरी टिप मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूं। आपने जाना है टूल्स के ऊपर, यहां पे क्लिक किया और यहां पे लिखा हुआ एनी टाइम, यानी अगर कोई वेबसाइट 2014 में किसी ने ब्लॉग लिखा था तो वो चूंकि पहले ऑप्टिमाइज हो चुका है, लिहाजा हो सकता है वो रिजल्ट आपको नजर आए। आपने एनी टाइम पे क्लिक करना है, तो या पास्ट मंथ में आप चेक करें या पास्ट ईयर में। यहां पे क्लिक किया पास्ट मंथ। अब इसका मतलब यह है कि ये जो आपका अल्टरनेटिव का इस महीने में अगर कोई अपडेट हुआ है तो वो आपको बता देगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, 10 मोस्ट पॉपुलर फ्री वर्डप्रेस स्लाइडर प्लगइन्स रिव्यू। जो हमने क्वेरी दी थी उसके मुताबिक इसने नहीं दिया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आके देखें तो आपको बहुत सारे स्वाइपर इंडिविजुअल लेवल पे मिल गए। अगर आप दोबारा से यहाँ पे जाएं, पास्ट मंथ की जगह पे आप कर दें पास्ट ईयर, पिछले साल, तो अगेन वही लिंक। इसका मतलब ये पुराना नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो इसका जो लिंक है लिब हंट का, इसको आप क्लिक करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्लाइडर्स लिब हंट, इसको राइट क्लिक करके आप देखेंगे पूरा एक इसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है, reveal.js। फर्दर इस पे पढ़ना चाहते हैं, इसको क्लिक करेंगे, इसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। टैग उन्होंने दिया हुआ स्लाइडर, इसलिए इस कीवर्ड की वजह से उन्होंने उठा भी लिया। फिर उसका अल्टरनेटिव है impress.js। अगर आपको यहाँ पे लिंक नजर आ रहा हो तो परेशान ना हो, सिंपल यहाँ पे लिखें, जैसे हमें मिला impress.js, मैं यहाँ पे लिखता हूँ impress.js, एंटर कर देता हूँ। ये सबसे पहला लिंक, चूंकि आमतौर पर जो .js, .cs एग्जैक्ट वही यूआरएल जो हमारे सामने निकलेगा, चूंकि इसमें हमने नेविगेशन दे दी है। अब यहाँ पे क्या यूज स्पेस बार और एरो कीज ये काम कर रहा है जो अभी हमने impress.js किया था। ये नजर आ रहा है आपको, मैं सिर्फ स्पेस बार को प्रेस कर रहा हूं, या अगर माउस के साथ भी क्लिक करूंगा तो ये देखें क्या खूबसूरत। तो आमतौर पर इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो बड़ा मजा भी करती हैं, लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि इसका लोड ना बने आपके ऊपर। ये बिल्कुल बेसिक चीजें। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अल्टरनेटिव की एक दो टिप्स मेरे ज़हन में थी कि मैं आपको जरूर शेयर करना चाहता हूं। अब आ जाए अगले स्टेप के ऊपर। मैं थीम बनाना चाहता हूं, कोड लिखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ना कोई तो ऐसा प्रोटोटाइप हो ना, कोई ब्लूप्रिंट हो। या तो थीम फॉरेस्ट पे मैं मुख्तलिफ थीम देखता हूं इंस्पिरेशन के लिए। फर्ज कर ले हम यहां पे चले जाते हैं themeforest.com के ऊपर, एंटर कर देते हैं, themeforest.net सॉरी। वर्डप्रेस के ऊपर आप हवर करेंगे तो आप देखेंगे नीचे सारी कैटेगरी है, किस कैटेगरी में हम थीम बनाने लगे। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं एजुकेशन में, एक मिसाल के तौर पर। अब इस एजुकेशन के अंदर आपने यहाँ पे बेस्ट सेलर देखना है,
या न्यूएस्ट। बेस्ट सेलर तो पुराना भी हो सकता है, हो सकता है अपडेट ना हो। हम न्यूएस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं कि हम जिस दौर में बैठे हुए हैं इस दौर में कौन कौन सा नया थीम आया। इससे आपको एक तो आइडिया भी हो जाएगा, टिप दे रहा हूं, आइडिया भी हो जाएगा कि मार्केट में सीनियर्स इस वक्त कर क्या रहे हैं, किस तरफ दुनिया जा रही है, कलर स्कीम कौन सी है। राइट क्लिक ओपन कर लिया, राइट क्लिक ओपन कर लिया, ज्यादा नहीं 2-3, ये हमने चौथा भी चले कर लिया और यहां से हम इसको शुक्रिया कर देते हैं। अब प्राइस $29 है। एजुकेशन इकोल या इकोल एजुकेशन एंड स्कूल वर्डप्रेस थीम, बिल्कुल अभी कोई भी सेल नहीं हुई, इतना ये नया है। यहां पे नीचे लिखा हुआ है लाइव प्रीव्यू, इसकी डिटेल है। जब आपने थीम देना है तो आपको भी ये सारा कुछ देना पड़ेगा, डिटेल भी, लाइसेंस भी, कौन से प्लगइन यूज हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको साथ देने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजें। ये जो कुछ आपको बड़ा सा नजर आना ना, ये फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में बनता है, कैसे बनता है वो भी हम इंशाल्लाह सीखेंगे। लाइव प्रीव्यू के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, जस्ट फॉर इंस्पिरेशन। आपने इसको कॉपी नहीं करना एग्जैक्ट, इसका कोड जीपीएल जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो फॉन्ट्स होते हैं, जो स्टाइल्स होते हैं, जो किसी की ब्रांडिंग हो जाती है, ट्रेडमार्क हो जाता है, वो आपको जीपीएल से बाहर निकाल देता है, वो कॉपीराइट्स में आ जाता है। अब आपने देखा कि यहां पे ये लोगो लगा हुआ है, ओके, ये मेन्यू है। जब मैं इसके ऊपर हवर करता हूं तो ये एक छोटा सा एनिमेशन आई, सीएसएस में भी हो सकती है, जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल होगा। इस थीम के अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा नेचुरली, या हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और इसकी जावास्क्रिप्ट की फाइल देखेंगे और उससे अंदाजा हमें हो जाएगा कि कौन कौन सा जावास्क्रिप्ट का प्लगइन या लाइब्रेरी यूज हुई है। अच्छा, कलर स्कीम में ये कलर्स हैं, ये स्लाइडर, अगर मैं माउस को मूव करता हूं तो इसके साथ असर नहीं पड़ रहा, ये वैसे ही एनिमेट कर रही है। ठीक हो गया। ये आपका हीरो इमेज का एरिया होता है, जो मेन फ्रंट होता है आपका। अब आपको थोड़ा सा एक और टिप ले ले, मुझे भी चूंकि शुरू में समझ नहीं आती थी, तो मैंने थीम को गौर किया कि मैं एक खड़ा हूं सीधा एक अपने कदमों पे, तो थीम का भी एक हेड होता है। तो जब भी आपने HTML स्ट्रक्चर बनाना है या फोटोशॉप पे थीम को डिजाइन करना है या एडोबी XD में, तो आपको सबसे पहले उसका हेड ही बनाना पड़ेगा। लेकिन हेड से पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपकी ग्रिड कितनी है वगैरह वगैरह। आप 1140 पे जाना चाहते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप की है, बूटस्ट्रैप का एक बड़ा अच्छा लिंक है, वो मैं अभी आपको शेयर करता हूं आपके साथ। एक्शन बना हुआ है फोटोशॉप का, आप उस एक्शन को क्लिक करेंगे, बूम, चुटकी बजाते हुए आपकी ग्रिड तैयार हो जाएगी। यानी ये नहीं कि आपको रूलर्स दोबारा से लेके आने पड़े वगैरह वगैरह, आसान काम हो गया हुआ है बहुत सारा। तो 2014-15 से बाहर निकल के हम 2020 में बैठे हुए हैं। बहुत सारी चीजें जो उस वक्त बड़ी मुश्किल थी अब आसान हो गई। हम इसको स्क्रॉल करते हैं। अगला आपने हिस्सा नोट करना है कि स्क्रॉलिंग में कौन से इफेक्ट है, कोई खास इफेक्ट नजर नहीं आ रहे और बड़ी जल्दी ये ओपन भी हो गया, इसका मतलब स्पीड के हिसाब से भी ठीक है। बटन इसके थोड़े से राउंड किए हुए हैं, जब मैं हावर करता हूं तो ये काम होता है। अब थोड़ा सा ना डेवलपर बन के सोचना शुरू कर दें। ये तो हुआ है जो लुक एंड फील, HTML CSS। इसके पीछे चूंकि वर्डप्रेस है, PHP भी होगी। अब आपको समझ आ रही होगी कि इस पे जब मैं क्लिक करूंगा कोई लिंक होगा, इसका मतलब मुझे पीछे जो है वो परमा लिंक का कोई कोड देना पड़ेगा। ये टाइटल आ रहा है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर नीचे ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3 कॉलम बने हुए हैं। एक रो होगी, एक रो के अंदर 3 कॉलम होंगे और उन 3 कॉलम के अंदर मुझे ये चीजें देनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? थंबनेल हो सकता है, इमेज, उसके साथ नीचे ये उन्होंने कोई कैटेगरी दी है, उसकी डेट वगैरह दे दी, जो आपका मेटा डेटा होता है, टाइटल और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। और ये आप इसको स्क्रॉल की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर नीचे आ जाए, ये एक बड़ा सा इमेज है, वीडियो, बटन पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब इसके पीछे भी कोड चल रहा है। फिर अपकमिंग इवेंट्स हैं, इवेंट्स के बाद नीचे आ जाए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तकरीबन हर दूसरा थीम, ये देखें ना स्क्रॉल चल रहा है ऑटोमेटिकली। अब यहां पे देखो तो ये स्क्रॉल कर रहा है, यानी मैंने इसको लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस किया तो इस तरीके से भी ये हमें नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी कोई ऐसा स्लाइडिंग या कैरोसेल होता है, ऑल कैरोसेल चाहे वो इस्तेमाल किया हो, तो ये चीज आपको हर दूसरे या तीसरे थीम में नजर आएगी। फिर नीचे ये कोटेशन है, टेस्टिमोनियल हो सकता है, और ये आपका फुटर, 2 तरह का फुटर है। यहां पे आपको वही अबाउट अस, और ये आपको हर जगह पे नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये है, ये जो ही मैंने स्क्रॉल किया तो ये ऊपर टॉप बार भी आई और इसका कलर मुझे पिंक नजर आना शुरू हो गया। जब मैं वापस जाता हूं तो ये उसके साथ मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आता हूं तो ये पिंक जो है वो नजर आना शुरू होती है। इसका मतलब ये है कि मैं जब एक थीम बनाता हूं तो सबसे पहले हेड आ गया, जो बॉडी की मिसाल दी थी। नीचे क्या आता है? बॉडी। ये आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। ये आपका चेहरा है, हेड, माथे का जो फोर हेड है उसके नीचे यहां पे चेहरा है।
बाज़ का टॉप बार हम देते हैं, आपकी कैप होती है जिसके अंदर आपने कोई लिंक देने हैं, कार्ड वगैरह का लिंक होता है या आपने सोशल मीडिया के, तो वो आपकी मेन्यू बार के ऊपर एक और बार भी होती है। वेरी इजी, एक रो ही बनानी है ना आपने, और उस रो के अंदर आपको 2 कॉलम दे देने हैं, एक फ्लोट राइट हो जाता है, एक फ्लोट लेफ्ट हो जाता है, या जो मॉडर्न तरीकाकार है CSS के अंदर। नीचे आ जाए बॉडी से, ये आपको HTML स्ट्रक्चर भी साथ साथ बता रहा हूं, यानी आपके सेक्शन बनते चले जाएंगे। बड़ी चीज, सेक्शन के बाद रो होती है। रो का मतलब ये एक ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, पूरा एक आपने पूरी लाइन उसको देनी है। कॉलम का मतलब कि एक रो के अंदर फिर आपके 2 कॉलम है, 3 कॉलम है। एक कॉलम है तो पूरी रो पे फैल जाएगा, या आप उसके अंदर 12 के 12 कॉलम देना चाहते हैं, छोटे छोटे बटन लगाना चाहते हैं, यू कैन गिव इट। फिर उसके बाद दोबारा एक नया सेक्शन, यानी अगर आपका एक होम पेज है उसके ऊपर 5 मुख्तलिफ चीजें हैं, स्लाइडर भी लगा हुआ है, आपका वहां पे स्क्रॉल भी चल रहा है, आपका टेस्टिमोनियल है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके डिफरेंट सेक्शन हो गए। बड़ी चीज, इसका मतलब इसी हिसाब से मेरी रोज होंगी, रो के अंदर भी रो दे सकते हैं। फिर आपने इस तरह की चीजें नोट करनी है। ये 4 कॉलम है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे 4 कॉलम ड्रा करने पड़ेंगे ताकि मेरी चीजें जो है वो अलाइन हो जाए। फिर बॉडी, जब हम बिल्कुल बॉडी से निकलते हैं यहां से लेके नीचे तक, उसके बाद आपका आता है फुटर, यानी अब आप फुटर पे चले गए। तो 3 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट होगी? header.php, ये जो आपका बॉडी है जिसको index.php कहते हैं, और आपका footer.php। फिर आप जब किसी एक पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं या इवेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप उसमें नोट करेंगे कि आपको राइट साइड पे साइड बार भी नजर आ रही है। तो अपने साइड बार को, जो HTML5 में असाइड कहा जाता है जिसको, वो अपने नोट करना है कि वो थीम में है या नहीं, आपको चाहिए या नहीं, राइट पे चाहिए या लेफ्ट पे चाहिए या दोनों तरफ चाहिए। तो ये चीज आप नोट करते जाएं। अगले उस पे हम थीम पे चले जाते हैं। ये रिहर्सल मुझे पता है आपको थोड़ा सा, ये शायद जिनको बहुत कुछ आता है, आलम फाजिल है, उनको बोर भी करेगी, लेकिन जो मेरी तरह के हैं आम इंसान, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए आपको ऑनेस्टी से वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिस तरीके से मैंने इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट बनाया अपने अंदर। इसको हम लाइव प्रीव्यू करते हैं, ये भी एजुकेशन का है। पहले की कलर स्कीम आपने नोट कर ली, पिंक और ब्लू, आपने इसको कॉपी नहीं करना, सिर्फ आपको स्टाइल बता रहा हूं कि इस तरीके से सीनियर्स को पढ़ा जाता है। अच्छा, अब इसका कैनवस छोटा हो गया और उसके नीचे सेम वही स्लाइडर, फ्लेक्स स्लाइडर के अंदर हम इजीली ये चीज़ कर सकते हैं। फिर ये कुछ आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा डायनेमिक कंटेंट है या नहीं है। यहाँ पे अच्छे रंग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए ये थोड़ा सा जैसे प्ले ग्रुप का एक अंदाज होता है, उनको चूंकि टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, लिहाजा स्कूल के लिए इस तरह के कलरफुल चीज़ें चाहिए। हवर करते हैं तो फिर जो सब मेन्यूज हैं, लिंक्स हैं, वो भी उसी तरीके से हैं। फिर ये कुछ एनिमेशन नज़र आ रही है, CSS में भी होती है और इसका जावास्क्रिप्ट के साथ भी ताल्लुक है। अगेन वही चीज़, टॉप बार, ये मेन्यू बार, ये आपका फेस हो गया जिसमें स्लाइडर होता है, आमतौर पर हीरो इमेज होता है, कोई इन्विटेशन होती है। उसके बाद नीचे अगेन वही कॉलम्स की कहानी सेम, ये यानी ये जो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड करिकुलम, ये एक पूरी रो है। अच्छा, उसके बाद ये एक और रो शुरू होगी और उसके अंदर कंटेंट, रो कंटेंट, रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर कंटेंट, या रो के अंदर डायरेक्ट एक कंटेंट आप दे देते हैं एक ही कॉलम के अंदर। उसके बाद एक सेक्शन ये उन्होंने बना दिया। फिर उसके बाद आस्क अबाउट किड्स एक्ट, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। नीचे आ जाए स्टाफ, यानी जो स्टाफ की यहाँ पे स्ट्रेटजी है वो आप टीम के लिए यूज कर सकते हैं, स्टाफ के लिए यूज कर सकते हैं। आप अपने कोर्सेज को, वीडियोस को इस तरीके से लगा सकते हैं। आप अपनी टीम का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, या आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने एज वेब डिजाइनर, एज वेब डेवलपर, एज गुरु, एज फलां, वो मुख्तलिफ आप सेक्शंस, तो सेक्शन होगा, रो होगी और उसके अंदर इसी तरीके से ये तरतीब है। हवर करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, सोशल मीडिया के लिंक्स नजर आ रहे हैं, कुछ के नीचे नजर आएंगे, कहानी वही है, कुछ के यहाँ पे नजर आएंगे, कुछ हवर करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे एनिमेट करके। तो आपका जो फंक्शन है, प्रोसेस है, वो हर थीम में पीछे सेम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स है और यहाँ पे क्लिक करके शायद उनका नाम वहां पे भी जा सकते हैं अगर इनको लिंक दिया जाए, ये चूंकि डेमो है। फिर स्क्रॉल करके नीचे तक आ जाए, पर्सनल फुटर वगैरह, लिंक्स वगैरह, वेरी सिंपल, सेम वही कहानी। टॉप हेड पे आ गया, टोपी, आंखें हो गई यानी हेड का जो आपका, फिर आपका फेस हो गया। उसके बाद यानी जो ही वेबसाइट खुलती है तो वो हिस्सा जो आपको फर्स्ट नजर आता है। फिर स्क्रॉल करते जाते हैं, बॉडी आप जितनी मर्जी लंबी करती जाए, अगर 1 पेज है
या अगर आपने फर्ज कर लें वन पेज के अंदर ही हॉरिजॉन्टल इस तरीके से बना दिया है कि आप एक ही जगह पे स्क्रॉल नहीं करना पड़ता और उसको आप क्लिक करेंगे और राइट साइड पे आपकी वेबसाइट नजर आना शुरू हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट में ये भी मुमकिन है। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। ये है टूरेट और एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। लाइव प्रीव्यू करते हैं हम इस थीम के अंदर। अब इस थीम के अंदर चूंकि ये भी एजुकेशन का है, इसकी कलर स्कीम हमने देख ली थी, बड़ी सिंपल सी है बच्चों के हिसाब से। आमतौर पर जहां पे किड्स की बात आती है वहां पे या लड़कियों की, वहां पे हमें पिंक कलर जो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बड़ा खूबसूरत ये कलर स्कीम, आई लव इट। ये ग्रीनिश और ब्लूइश कलर स्कीम के साथ चला है। अभी हमने फॉन्ट नहीं देखे। फॉन्ट के लिए क्या तरीकाकार होगा, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं, या व्यू पेज सोर्स के साथ भी आप इसको देख सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, अब आपके सामने ये सारी चीज जो है वो ओपन हो जाएगी। style.css, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहां पे रह के मैंने क्लिक किया, कंट्रोल F कर देता हूं, फाइंड। तो फॉन्ट डैश आपने लिखना है फैमिली। आप इसको एंटर कर देंगे तो फॉन्ट फैमिली आपको नजर आ जाएगी, जहां जहां पे है हाईलाइट हो जाएगी। एक फॉन्ट फैमिली यहां पे नजर आई, फॉन्ट आसम। तो रूबिक के नाम से एक फॉन्ट इन्होंने यूज किया और फॉल बैक दे दिया कि अगर फर्ज कर लें ये नहीं है किसी के कंप्यूटर में या ब्राउजर के अंदर, तो फिर आपने सैंस सेरेफ कोई भी फॉन्ट है वो यूज करना है। तो रूबिक को कंट्रोल C करते हैं, यहां पे आके कंट्रोल V किया, फॉन्ट, चूंकि ये फॉन्ट है हम देख सकते हैं ये गूगल फॉन्ट इस्तेमाल हुआ है। ओके, गूगल फॉन्ट पे क्लिक कर लिया। अगर आपको ये पसंद आता है एंड दिस इज GPL, एवरीबॉडी कैन यूज इट, तो आप यहां पे जाएंगे। इसका तरीका मैंने आपको सिखाया था, सिलेक्ट दिस फॉन्ट, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पे आप या तो उसका लिंक देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, इस पे हम बात कर चुके हैं शुरू में। अब सिर्फ आपको थोड़ा सा मैं वो कर रहा हूं कि आपका एक माहौल जो है वो बनता चला जाए। तो फॉन्ट तक ये बात हो गई। उसके बाद वापस आते हैं हम इसके ऊपर, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। इसी तरीके से आप इसके सोर्सेज के अंदर जो जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो भी नोट कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स या कंट्रोल+U क्रोम के ऊपर, तो ये पूरा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपने कंट्रोल F करना है और करना है .js, यानी .js जहां जहां पे लिखा होगा एंटर करते जाएं, आपको नजर आएगा ये आपके सामने जावास्क्रिप्ट की फाइलें आ गई। मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया। अच्छा, उसके बाद आप यहां पे क्लिक करके दोबारा एंटर करेंगे। uc.js भी है कोई, ये उनका कुकी बॉट है। ओके, फिर एंटर किया, linkedin.js की फाइल, analytics.js जो गूगल एनालिटिक्स है, GTM की फाइल है। अगर आप सिर्फ इसको इतना भी सर्च करें, कंट्रोल C किया, यहां पे आगे कंट्रोल V किया, एंटर कर दिया, तो अगेन क्विक स्टार्ट गाइड गूगल टैग मैनेजर, या तो GTM आपका गूगल टैग मैनेजर है या एक TGM होता है जो हमारे पास वर्डप्रेस की फाइल है। इसका मतलब यह है कि हमने टैग मैनेजर को भी इस तरीके से यूज करना है, इस थीम के अंदर यूज हुआ पड़ा है। तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपने सर्च कैसे करना है, कैसे आपने इन चीजों को फाइंड आउट करना है किसी भी फाइल को। हर थीम डेवलपर कोशिश करता है कि कंपटीशन में ये जो मार्केट है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलियात अपने कस्टमर को दे सके। अब जो थीम आपसे परचेज कर रहा है वो आपका कस्टमर है। अब यहाँ पे हम देखें तो डिफॉल्ट होम यूनिवर्सिटी टू न्यू एक नया उन्होंने दे दिया, यानी जब भी नई अपडेट आती है कोई ना कोई नई चीज, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में आप इन रहते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज को छोड़ देंगे, अबैंडन कर देंगे, जैसे घर से इंसान चला जाए तो वो घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। कश्ती को अगर आप इस्तेमाल ना करने तो कश्ती जो है वो उजड़ जाती है। थीम को भी आप अपडेट करते रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर 2-3 महीने के बाद पता चलता है जी नई अपडेट आ गई, तो बेसिकली कोई नया टेम्पलेट आ गया होगा। फोरम्स के अंदर लोग अपनी ख्वाहिश बताते हैं कि अगर ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, या गिटहब के ऊपर फॉर्क जब इसको किया जाता है, कोई नया एक बनाता है उसके अंदर, तो वहां पे डिस्कशन से एक नया आइडिया मिल जाता है कि ठीक है भाई वक्त के साथ साथ ये, या वर्डप्रेस तब्दील हो गया है, कोई कोड ऑब्सोलीट हो गया, फिर एक अपडेट आ जाएगी ताकि थीम डेवलपर उस कोड को नए टैग के साथ जो है वो रिप्लेस कर सके। तो इन चीजों पे आपकी नजर बड़ी जरूरी होगी बाद में। इसी तरीके से फिर कोशिश होती है हर थीम डेवलपर की कि हर किस्म की जो नीच है वो उसका थीम उसको सपोर्ट करे। यानी एक थीम बना लिया, अब उसके अंदर टेम्पलेट आपने मेडिकल का डिफरेंट बना लिया, इंडस्ट्रियल लेवल का डिफरेंट बना लिया, रेज्यूमे के लिए अलग बना दिया आपने, CV के लिए अलग बना दिया।
इसी तरीके से स्टाफ के लिए, टीम के लिए, एजुकेशन के लिए, रिलीजियस चर्च के लिए, मॉस्क के लिए, मंदिर के लिए डिफरेंट आप बनाते चले जाते हैं टेम्पलेट। तो अब आपका पेज बिल्डर ने काम बहुत आसान भी कर दिया है, ये ज़हन में रखें। फ्रंट एंड पे जो यूज़र है, क्लाइंट आपका या हम फ्रीलांसर जो हमारा एक हिस्सा है जिसका रोजी रोटी के साथ ताल्लुक है, उसके लिए अगर आपको एलिमेंटर का इस्तेमाल करना आ जाए, मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर वगैरह या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है या SEO के हवाले से योस्ट का है, दीगर जो हमने शुरू में 78 में देखा था, तो आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो काम है ये फ्यूचरिस्टिक है, ये हमारा शौक है कि हमारी जिद है, ये हमारी जिद है कि हमने ये काम करना ही करना है। तो आपका जो इनकम का सोर्स है जो फौरी तौर पर आपको चाहिए वो तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स में होगा। तो इसलिए मैं ये बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपका जो डेवलपर माइंडसेट है वो इस तरीके से हो कि प्रोफेशनल्स इस तरीके से करते हैं, ऐसे टेम्पलेट बनते हैं, इस तरीके से टेम्पलेट को रिलीज किया जाता है। आप ये देखें तो एक लंबी चौड़ी इसकी लिस्ट है। होम डिफॉल्ट RTL, यानी हो सकता है कोई जो ज़बानें दाएं से बाएं लिखी जाती हैं जैसे उर्दू है, अरबी है, उनको सपोर्ट करने के लिए राइट टू लेफ्ट वो भी उन्होंने प्रोवाइड कर दी। और इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, एक थीम को LTR से RTL करने में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। फ्लोट लेफ्ट को फ्लोट राइट करना पड़ेगा, राइट को लेफ्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करना पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो यहां तक काफ़ी है, मेरे ख्याल में आपको कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से ये नेक्स्ट थीम है, इसको भी अगर आप देखना चाहें तो आप इसको इजीली लाइव प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि इस थीम के अंदर आखिर ऐसा नया क्या है। तो सबके पास कलर, टाइपोग्राफी, यानी इसके ऊपर भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आप इसका भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर फॉन्ट फैमिली जो है वो कौन सी यूज हुई है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट थीम है इसको आप अपने तौर पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने मेन्यू लगाया हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक किया और लेफ्ट साइड पे ये नजर आना शुरू हो गया। फिर स्क्रॉल करके आते हैं तो देखते हैं ये बार थोड़ी चौड़ी होगी, है वही बार, और ये जो फेस था इसका एक बैकग्राउंड है, इसके ऊपर एक बड़ी सी हेडिंग दी हुई है उन्होंने। इसको अगर आप राइट क्लिक करके देखें तो सिर्फ इसको हम देख सकते हैं, ये फॉन्ट कौन सा है, कितने पिक्सल उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, बटन लगे हुए हैं, थोड़ा सा रेडियस उसमें दिया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे आए, ये एक उन्होंने सर्च का ऑप्शन दे दिया यहाँ पे कि जी आप कोई भी लफ्ज लिखेंगे यहाँ पे और आप इसको कोर्स को सर्च करेंगे तो जो आपकी वेबसाइट पे कोर्स पड़ा हुआ है वो यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिजिटल लेबोरेटरी, या 3 कॉलम, अगेन वही कहानी। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सब एक ही पैटर्न के साथ चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, फॉन्ट चेंज हो गए, इमेजेस चेंज हो गए। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ या इसके ऊपर हावर करता हूँ तो आपने देखा कहीं पे ये किसी और तरीके से जूम इन जूम आउट होगा, एनिमेशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने ये प्राइस दे दी और ये स्टार जो है इसके ऊपर नजर आना शुरू हो गए। यानी थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे। जो मेरे एक अपने मुख्तात अंदाजे के मुताबिक 60 से 70% मेन जो बेस चीज़ है वो सबकी कॉमन ही रहती है। 30% में आपने गेम करनी है और इससे ऊपर ऊपर 20 में आ जाएगी, 10 में आ जाएगी, और आखिरी 5% होते हैं जो क्रिएटिविटी के होते हैं कि आप मार्केट में कोई नया आइडिया, कोई नई क्रिएटिविटी आप करते हैं। दैट इज योर विनिंग पॉइंट। जो एक आइडिया के साथ मार्केट में इन करता है, मार्केट उसको उठा लेती है। तो ये ज़हन आपने जरूर इस्तेमाल करना है। इस हवाले से काफ़ी सारी बातें होगी। अब हम आ जाते हैं फोटोशॉप की तरफ। अब आपके पास प्रोटोटाइप अगर तो पहले से मौजूद है फिर तो बहुत ज़बरदस्त है, अगर नहीं तो आपको नया बनाना पड़ेगा। नया बनाने के लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं। पुराने वक्तों में हम फोटोशॉप इस्तेमाल करते थे, अब इलस्ट्रेटर भी इस्तेमाल हो रहा है। हत्ता कि जो आपका एडोबी XD है, दी बेस्ट प्रोटोटाइप अगर आपने बनाने हैं, डिज़ाइन और प्रोटोटाइप में आप समझ लें कि बाकायदा इसके अंदर एक्शन होता है। आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कि आप अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ उसके बाद ये क्लिक होना चाहिए। तो जब इसको आप प्रीव्यू करते हैं तो क्लिक करने के फौरन बाद ये पेज आपको नजर भी आ जाएगा। अब फोटोशॉप को जहाँ पे हमने यूज करना है, सिंपल हमारे पास क्या है, फाइल, न्यू। ये सिर्फ आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, पूरा बना के मैं नहीं दिखाऊंगा इसलिए कि इसका टाइम नहीं, ये अलग से एक प्लेलिस्ट मांगता है। सिर्फ आपको आइडिया हो। आपको पता है बूटस्ट्रैप की ग्रिड जो है वो 1140 है, या आप 768 पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे विड्थ में आपने उतना लिख देना है। हाइट 11,000 कर लें, 5,000 कर लें, ये सिर्फ एक आइडिया होता है। लेट्स से कि मैंने 11,000 कर ली और मैं यहाँ से करता हूँ क्रिएट। जब क्रिएट करूंगा तो ये 1140 विड्थ है और यहाँ पे 11,000 इसकी हाइट है। अब मैं इसको 100% पे देखना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल 1 करूंगा तो ये इस तरीके से मेरे सामने स्ट्रेच होकर नजर आ जाएगी। मैं इसका टॉप भी देख सकता हूँ, या मैं इसको अगर जूम करना चाहता हूँ
फोटोशॉप की जो प्लेलिस्ट है अगर आप देखें चैनल के ऊपर, उसमें मैंने पूरे टूल्स का इंट्रोडक्शन करवाया हुआ। उस वक्त 2015 या 16 की फोटोशॉप थी हमारे पास। अब ये 2020 का वर्जन आ गया हुआ। अब जो बातें हम कर रहे हैं सारे थीम्स ने क्या किया, मैं सिर्फ आपको रफ एक ड्रॉ करके बताता हूं ताकि आपके सामने वो चीज मौजूद हो। एक बार आपको यहां पे नजर आती है, ये आपकी टॉप बार है। अगर आप लगाना चाहते हैं इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और थोड़ा अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं मार्जिन दरमियान में ओके, वरना आप ये लोगो वाला और यहाँ पे यानी मेन्यू होगा और यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। इसी को अगर आप डुप्लीकेट कर लें या दो हिस्सों में अगर आप करना चाहते हैं आप इसको दो हिस्सों में भी कर सकते हैं। कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट कर लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं सेंटर में ले जाता हूं। लेट्स से कि ये मेरी एक अलग है, इसका कलर जो है मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं इसका कलर कोई और, लेट्स से कि मैंने ये कर दिया या मैं इसका ब्लू कर देता हूं। अब ये जो नीचे वाली है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसका मैं कलर कर देता हूं यहाँ पे पर्पल कर देता हूं। कोई एक कलर जो है मैं यहां से चूज कर लेता हूं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा यहाँ पे ये होगा। फर्दर आप टेक्स्ट ले लें और टेक्स्ट लेके आप यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ लिख भी सकते हैं, यानी सिर्फ अपनी याद दिहाने के लिए। ये जब आप खुद बना रहे हैं, पहली बात तो यह है कि जब क्रिएटिव आइडिया देना है तो फिर आपको मुकम्मल तौर पर एक क्रिएटिविटी के साथ आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं। आपने यहां से एक और रेक्टेंगल टूल की मदद से आप ये हीरो सेक्शन बना लेते हैं। आपको पता है कि अच्छा यहाँ पे ये हीरो सेक्शन होगा, इसका कोई कलर आप देना चाहते हैं, आप इसका कोई भी कलर कर लें। फर्ज कर लें हमने ये कलर कर दिया ग्रेश। अब उसके बाद नीचे आपके मुख्तलिफ सेक्शन हैं, इसी तरीके से इसको स्क्रॉल करते हैं। अब मुझे पता है कि जी यहाँ पे ये सेक्शन होगा, यहाँ पे मुझे 3 बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स जो है वो क्रिएट करता हूँ इस तरीके से, और इसी बॉक्स को इसके अंदर मैं कलर फिल कर लेता हूँ कोई और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ इस तरीके से। एक आपने ये बना लिया, उसके बाद आपने ये बना लिया। अब इन तीनों को आपने सिलेक्ट करना है। ये तीनों जब सिलेक्ट हो जाएंगे यहां से अब आपने इनको एक डिस्टेंस देना ताकि आपका मार्जिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इक्वल लेवल पे। अब आपने इनको सेंटर अलाइन करना है तो ये इस तरीके से हो जाएंगे। अगर आप इनको करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के हॉरिजॉन्टल तो ये एक दूसरे के साथ सेंटर अलाइन हो गए। अब उसके बाद आप इसको कंट्रोल की मैंने प्रेस की हुई है, आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप रूलर लेके आना चाहें कंट्रोल आर तो आप यहाँ पे मार्जिन भी सेट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो दोनों तरफ इतनी जगह जो है वो कम से कम आपने छोड़नी है। ये सारा काम हम CSS में कर सकते हैं। तो मैं जाती तौर पर इस तरफ नहीं जाता, वो तजुर्बा हो जाता है इंसान का, प्रैक्टिस, तो इंसान CSS के साथ ही ये चीजें जो है वो बनाना शुरू कर देता है। लेकिन ये मैं समझता हूँ इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पे फर्ज कर ले हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट टूल लेना पड़ेगा। टेक्स्ट टूल लेके आप इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर लें और वो फॉन्ट्स जो आपने डाउनलोड किए होंगे, आपको पता है कि फोटोशॉप में आपने डाउनलोड कर लिए हैं, वो हम बाद में आएंगे उसकी तरफ। यहाँ पे आप उसकी जगह पे लिखते हैं, लेट्स से कि मैं लिखता हूँ आवर सर्विसेज। ये मैंने एक यहाँ पे हेडिंग दे दी और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ कि इतना यहाँ पे इसका फॉन्ट होना चाहिए। यानी ये जो टेम्पलेट है ये हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जब मैंने कोडिंग शुरू करनी है, CSS लिखना है, तो मुझे इस तरह की चीजें चाहिए होंगी। तो घर बनता चला गया। इसी तरीके से जब आप नीचे चले जाएंगे, पेज को आपने यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू किया, ये जगह पे सबसे लास्ट में आप आ जाएंगे तो आपको लास्ट में क्या चाहिए, फुटर चाहिए। तो फुटर के लिए भी अगेन आपका वही तरीकाकार है, आप एक फुटर बनाना चाहते हैं या आप दरमियान में 2 फुटर लगाना चाहते हैं। फिर इनकी विजिट्स होते हैं, आपको पता ही है विजिट का एरियाज है, इसको 3-4 हिस्सों में आप बदलना चाहते हैं। हर पेज को इसी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट के हवाले से लोग यहाँ पे मैप लगाते हैं, आप यानी मैप दे सकते हैं। बेहतरीन जो सॉफ्टवेयर है वो है Adobe XD, उसमें प्रोटोटाइपिंग भी होती है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि फोटोशॉप में तो एक सीधा सीधा PSD है ना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट में एनिमेशन भी होगी, वो इंटरेक्टिव होगा। यानी आप बता सकेंगे कि इस बटन पे क्लिक करके दूसरा पेज नजर आना चाहिए। जब आप उसको प्रीव्यू करेंगे, क्लाइंट को सेंड करेंगे, या अगर आपके मोबाइल में भी ऐप मौजूद है तो आप उसको मोबाइल में भी देख सकते हैं रियल टाइम के अंदर। चेंजेस आपने करनी है Adobe XD में और आपको वहां पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा तरीकाकार क्या है कि आप ऑनलाइन जाएं। आई होप कि आपको इतना यहाँ पे ये समझ आ गई हो। अब तीसरा तरीका क्या है कि आप ऑनलाइन जाएं और ये जो लिंक है ये चूंकि मैं आपको सेंड करूंगा मेरे पास मौजूद है और ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, आई पर्सनली लाइक इट। आप यहाँ पे आ जाएं web3canvas.com, कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V कर लें। अभी भी आप नोट कर लें ताकि आपके ये काम आएगी। web3canvas.com एक उन्होंने वेबसाइट बनाई हुई है।
GPL का ख्याल रखा करें, MIT लाइसेंस हो, एट्रीब्यूट देना पड़ता है तो आप अपनी क्रेडिट की फाइल में एट्रीब्यूट भी दे दें। अब इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है, दो चीजें आप नोट करें। अगर आपके पास पहले से PSD मौजूद है टेम्पलेट में और Adobe XD भी इंस्टॉल है, आप राइट क्लिक करें, इसको ओपन विद Adobe XD करें। तमाम जो आपकी लेयर्स होंगी, वो जो डॉक्यूमेंट होगा PSD का, वो XD में ओपन हो जाएगा। आप उस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। आई विश कि मैं Adobe XD पे भी पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो मैं अभी, आप YouTube पर सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। मैं सिर्फ उस पर फोकस रहना चाहता हूं। यहां पे कैटेगरीज बनी हुई है, UX डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस, HTML5, CSS3 ट्यूटोरियल्स वगैरह वगैरह। अच्छी वेबसाइट है। और फ्री बीज में आप क्लिक करें, हवर किया, फोटोशॉप PSD, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आप देखें सबसे पहला क्या है, बूटस्ट्रैप 4 ग्रिड सिस्टम फोटोशॉप एक्शन 1140 पिक्सल। हम इसको राइट क्लिक कर लेते हैं। कितना आसान काम हो गया। यहां से आपने करना है डाउनलोड करके आप इसको अपने फोल्डर में, जो आपने फोल्डर बनाया हुआ है उसके अंदर आप इसको सेव कर लें। अब मुझे पता है ये मेरे पास सेव हो गया। शो इन फोल्डर, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके 7-zip, और 7-zip करने के बाद उसके बाद यहां पे हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट टू। एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, डबल क्लिक किया और इसके अंदर फोल्डर में हम गए, ये एक्शन की फाइल है ATN। आपको पता है ATN को लोड करने के 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं। आप यहां पे जाके फोटोशॉप के एक्शन के अंदर भी जा सकते हैं। विंडोज पे जाके एक्शन के ऊपर आपने क्लिक किया, Alt+F9, तो ये 3 बार्स आपको नजर आ रही हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहां पे आके आप देखें लोड एक्शंस, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहां से आपको वो फोल्डर चाहिए जिसमें आपने उसको सेव किया था। तो हम यहां पे जाते हैं मिशन 300 स्पार्टन्स में। ये चूंकि मैंने रखा हुआ है, आपने अपना पाथ देखना है, एसेट्स 2020, और उसके बाद मुझे पता है कि गिटहब के फोल्डर में ये पड़ा हुआ है, बूटस्ट्रैप 4 ग्रिड सिस्टम। यहां पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, लोड करूंगा और ये जनाब यहां पे लोड हो जाएगा, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम। अब इसको चलाएंगे कैसे, यहां पे अब चूंकि आपने 1140 ही बनाया था, आपको पता है हमने यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट भी की थी, मैं उनको सामने लाता हूं ताकि आप उनको इजीली देख सकें। अब एक्शन चलाने का तरीका कार क्या है, जब आपके पास एक्शन लोड हो जाए तो इन सारी फाइल्स को, ये जो आपने बनाई थी, इनको हम हाइड कर लेते हैं ताकि सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाए। और इसको भी हाइड किया। मैं इस एक्शन को क्लिक करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और ये जो प्ले का बटन है इसको मैं प्ले कर दूंगा यहां से। जो ही मैं इसको प्ले करूंगा, बूम, इसने क्या किया, इसने मुझे 1140 पे बूटस्ट्रैप की पूरी ग्रिड बना के दे दी। यानी अब मैं बूटस्ट्रैप के हवाले से अपना जो प्रोटोटाइप है या डिजाइन है वो इसके अंदर बना सकता हूं। एक तो इस वेबसाइट का ये बड़ा जबरदस्त मुझे फायदा नजर आया, थैंक यू W3 कैनवस। उसके बाद आप फर्ज कर लें और कुछ चीजें, आइकन की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइकन के लिए आपको मैंने तरीकाकार सिखाया अल्टरनेटिव का। पहली बात तो यह है कि अगर आप जाएं फॉन्ट ऑसम के ऊपर, अब जो फॉन्ट ऑसम है GPL है, GPL का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां से आपने डाउनलोड करना है, ज्यादातर बंदों को इसका पता है और हम इसको कई दफा डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आप कहें कि नहीं फॉन्ट ऑसम नहीं, मुझे कोई डिफरेंट चाहिए, तो फिर फॉन्ट ऑसम और क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव आप आ गए फॉन्ट ऑसम के, यहां पे क्लिक करेंगे, रेडिट की कोई फाइल आ गई है टॉप पे, यहां से हम देख सकते हैं कौन कौन से फॉन्ट ऑसम के अल्टरनेटिव मौजूद हैं। या यहां पे वो हमने चूंकि इसको जोड़ दिया था तो ये आपको ऊपर नजर आ जाएगा। आइकन मॉन्स्टर है, फेदर है, लाइन आइकन्स हैं, सिंपल लाइन आइकन्स हैं और गूगल का जो मटेरियल डिजाइन है। यानी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने आइकन खुद भी बना सकते हैं और उनको फॉन्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास सहूलत मौजूद है आइकन के हवाले से। इसी तरीके से ग्लिफ आइकन्स होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। यानी आप अपना फॉन्ट, अपना कलर स्कीम, वो आप अपनी तरफ से अपनी मर्जी से बना सकते हैं। जब ये सारी प्रेपरेशन हो जाए और आपको पता है कि जी अच्छा थीम जो है वो इस तरीके से, मेरा टेम्पलेट जो है वो लुक एंड फील नजर आएगी। अब आपको पता है कि कितने कॉलम्स में आपका क्या चीज आएगी। आपने सेंटर के 3 कॉलम्स जो है उनको बड़ा करना है और 2 कॉलम जो लेफ्ट और राइट है वो छोटे होने चाहिए, तो आप इस तरीके से उसको सेट कर सकते हैं। सिर्फ एक आपको रफ आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली इस चीज में ज्यादा काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है ये ग्राफिक डिजाइनर्स का या वेब डिजाइनर्स की जो इब्तदाई स्टेज है 2012-13 में बहुत होता था, अब हम नहीं करते।
अब हमारे पास एडोबी एक्सटी है, बहुत ज़बरदस्त, या हम जो स्टार्टर थीम होता है जैसे हमारे पास अंडरस्कोर है या और ब्लैंक कैनवस होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं और हम CSS की स्टेज पे रह के ये सारा काम करते हैं। या हम एक रफ सा मौका बना लेते हैं ज़हन में, इंस्पिरेशन लेके कि ये रफ होगा, और फिर हम CSS के साथ खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में हम उसी तरफ ही जाएंगे ताकि हमारा वक्त जो है वो बच जाए। अगर आप लोगों की ख्वाहिश हुई तो मैं ये जो टास्क हमारे 100 पूरे होंगे, मैं इसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बना सकता हूँ, प्रोवाइडेड दैट कि मेरे पास टाइम भी हो। अब चूंकि कोडिंग के साथ चलना चाह रहे हैं, मुझे पता है कि ये बहुत सारी जनरल बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताई थी, मैंने ओवर द ईयर्स लर्न की। अब मैं आपको तरतीब से वो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। अब आ जाते हैं जनाब कोडिंग की तरफ। कोडिंग के लिए जनाब आप अपना नोटपैड प्लस प्लस इसको जिंदाबाद कर लें। अब आपने ज़हन में रखना है टॉप बार है, हेडर है, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर बनाएंगे अपना। किसके अंदर? हम चले जाते हैं वापस अपने थीम के अंदर। तो एसेट की फाइल हमने बनाई थी और यहाँ पे हमारे पास पेज थे स्पार्टन्स यूनिवर्सिटी index.html। इसको क्लिक किया, इसको हम कर लेते हैं एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। ले जनाब, बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है। अब आपको इसके अंदर क्या होगा, कांग्रेट्स, अब आप अपना थीम बनाने की स्टेज पे दाखिल हो गए आखिरकार। जो आप चाहते थे कि सर हमें बताएं आखिर स्क्रैच से शुरू कैसे करना है। बाकी चीजें भी स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। सबसे पहले क्या करना है, आपको डॉक टाइप डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। मैं ये चाहता हूं आपकी रिवीजन भी होती जाए। तो आपने एंगुलर ब्रैकेट दी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया, और उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉक टाइप। ये आपको बने बनाए मिल जाते हैं, सिर्फ आपकी इंटरेस्ट के लिए आपको बता रहा हूं, आपके पास हमेशा से ये पड़ा होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहां पे लगाना है HTML। ये आपका डॉक टाइप जो है वो मुकम्मल हो गया, दैट्स इट। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे कंट्रोल S भी करते रहते हैं साथ साथ। उसके बाद आपने HTML शुरू कर दिया, यानी यहाँ पे डॉक्यूमेंट की टाइप आपने बता दी कि ये HTML, और ये HTML5 का है। उसके बाद HTML आपने शुरू किया तो HTML आपने ख़त्म भी करना है। HTML में ये याद रखिएगा कि ये जितने भी पेजेस हैं इन सब के अंदर हमें हेडर भी लगाना पड़ेगा और फुटर भी लगाना पड़ेगा। वर्डप्रेस में ये काम नहीं होता। वर्डप्रेस में हम क्या करते हैं, गेट हेडर और गेट फुटर। यही डायनामिक इशू है कि आप एक फाइल बना के एक जगह पे रख लें और वो सारा कोड बार बार इस्तेमाल होता हो, चाहे आपके 1000 पेजेस क्यों ना बन जाए, 1000 टेम्पलेट ही क्यों ना हो, हर मरतबा वो हेडर जो है वहां से ले लेगा। तो इसलिए हमने हेडर एक दफा बना लेना है, फिर इसी को कंट्रोल-C कंट्रोल-V करेंगे। तो सबसे पहले HTML हो गया। दूसरा क्या आता है हमारे पास, हमारे पास होता है बॉडी, और बॉडी को भी हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। अभी हम यानी सिर्फ जनरल प्रेपरेशन कर रहे हैं। अब इस HTML के अंदर ये जो ऊपर है, यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन होता है। तो हेड आपने बना लिया और इसका टैग हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और जो आप शुरू करें उसको एक ही साथ। मैं जानबूझ के वो टेक्स्ट एडिटर यूज नहीं कर रहा जहां पे ऑटोमेटिक अंदाज में ये टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। मैं ये चाहता हूं कि आपको एक दफा थोड़ा सा माहौल बन जाए, फिर हम इसको स्पीड अप कर लेंगे। तो हेड भी आपने बनाया। आप इसको अगर टैब देना चाहते हैं आप टैब भी दे सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और टैब की प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, और ये इस तरीके से आगे आ जाएगा ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। तो हेड के अंदर आपने क्या देना होता है, टाइटल वगैरह आपने देना है, मेटा इंफॉर्मेशन आपने देनी है, लिंक्स वगैरह आपने देने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देते हैं मेटा कैरेक्टर सेट, जिसको 4 सेट भी कहते हैं लाड के साथ, इक्वल का साइन, इन्वर्टेड कॉमास और UTF-8। अभी देखें इसमें डिजाइन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ हमने करना है अपनी प्रेपरेशन। ये हर फाइल में आपको काम आएगा। थैंक यू वेरी मच।